साथियों, एक दौर था जिस समय भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लगा था। हिंदू मुस्लिम के बीच का कन्फ्लिक्ट अगर इतिहास में चलकर देखा जाए तो 1905 में सबसे पहले तब लाइट में आया जब बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन में हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का प्रयास उस समय एक दुर्जन व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, उसने किया था। क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो राज करो की नीति को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना शुरू किया। बंगाल का विभाजन कर दिया और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना दिया। बंगाल का विभाजन हुआ, उससे पहले भारत में हिंदू मुस्लिमों के बीच में कभी इस प्रकार का रिफ्ट पैदा करने का अंग्रेजों ने प्रयास नहीं किया था, लेकिन वो इस बार इस प्रयास को करने में कामयाब हुए। प्रयास करने में कामयाब हुए, परिणाम यह निकला कि 1906 के अंदर आगा खां के नेतृत्व में नवाब सलीमुल्लाह को लेकर के एक गठन किया गया मुस्लिम लीग नामक संगठन का। वही मुस्लिम लीग जो कि बाद में चल करके पाकिस्तान बनाई। 1906 के अंदर यानी कि बंगाल विभाजन के बाद हुए मुस्लिम लीग के गठन के चलते वही मुस्लिम लीग, यानी कि सोचकर देखिए एक छोटी सी चीज कितनी बड़ी नासूर बन गई। अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के विभाजन की नींव डाली। खैर, 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन होता है। 1911 के अंदर वापस से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, कोलकाता से राजधानी को उठाकर दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाता है। साथ ही साथ भारत के अंदर इसी दौर के अंदर यानी 1920 के दशक के अंदर लगभग मध्य में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। गांधी जी भारत आकर के जब पहुंचते हैं उस समय पर भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलते हैं, जिनमें से खिलाफत जैसे आंदोलन प्रमुख होते हैं। और उन आंदोलनों के अंदर भारत अंग्रेजों के द्वारा मुसलमानों को दी गई एक विशिष्ट सुविधा जिसे सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं उसको मान लेता है। अब इसको ऐसे समझिए कि 1909 के अंदर मार्लेमेंटो सुधार हुए थे। मार्लेमेंटो सुधार के अंदर मार्लेमेंटो सुधारों के अंदर यह कहा गया था कि मुसलमान जो अपने आप को प्रतिनिधित्व दिलाना चाहते हैं संसद के अंदर, तो बोले मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, मुसलमान किसी अन्य जाति को, अन्य धर्म को वोट नहीं देगा। तो इस प्रकार से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था अंग्रेजों ने 1909 में और कर दी थी, यानी कि अब मुसलमान और ज्यादा यूनाइट होने लगे थे। 1906 के अंदर मुस्लिम लीग का गठन, 1909 के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट देगा, इस प्रकार का इलेक्टोरेट। ये वाली जब बात हुई तो इस बात के बाद में कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। उस समय की कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया, बोले नहीं साहब आप ये मत दीजिए, ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपनों को ही वोट देने लगेगा तो फिर धीरे धीरे वो अपनों के बारे में ही सोचने लगेगा, इससे देश टूटेगा। कांग्रेस ने इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज नहीं झुके, वो इस बात को लेकर चलते रहे। गलती कांग्रेस से कब हुई? जब खिलाफत आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने जिस चीज का पहले विरोध किया था 1909 में, इसको अब मान्यता दे दी। मान्यता दे दी का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का साथ पाने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जैसी चीज को भी कांग्रेस ने सही मान लिया कि ठीक है मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, लेकिन फिलहाल मिल जाओ, हमें अंग्रेज भगाने हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का यह जो प्रयास किया गया था, इससे मुसलमानों को यह समझ में आ गया कि अंग्रेजों को भगाना प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन अगर हम अपने हितों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े तो निश्चित ही एक दिन अपने लिए अलग देश बनाने में कामयाब हो जाएंगे। समय बढ़ता गया, अंग्रेज नहीं रुके। 1919 के अंदर मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार किए, उसमें जो पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, अब अंग्रेजों को दे दिया, सिखों को दे दिया। धीरे धीरे सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि वो व्यक्ति अपनों को ही वोट देगा, लोगों के अंदर फूट डालने का काम अंग्रेजों ने और शुरू कर दिया। इस तरह की परिस्थितियों को बनता हुआ देखकर हिंदुओं को यूनाइट करने के लिए आरएसएस की स्थापना की गई। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। केशव बलराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 के दिन दशहरे के अवसर पर नागपुर के अंदर की। साथियों, आज यह स्वयंसेवक संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन बना हुआ है। 2025 में इसके 100 साल पूरे होने वाले हैं। नागपुर के अखाड़ों में यह संघ तैयार हुआ। एक तरह से ऐसे समझिए कि जब सब अपने अपने लिए बातें कर रहे हैं तो हिंदुओं के लिए कौन बात करेगा, इसके लिए एक संगठन बनाया गया। नाम इसका स्वयंसेवी संगठन क्यों रखा गया? क्योंकि यह वॉलेंटरीली था, यानी कि यह ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, इसे केवल आइडियोलॉजी मिलेगी। यह विचार करेगा कि देश को यूनाइट कैसे रखना है, क्योंकि अंग्रेज देश को तोड़ने का तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो इन सबको एक कैसे रखना है, इसके लिए आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार जी के द्वारा 27 सितंबर 1925 को नागपुर के अंदर की गई।
गई, आरएसएस की स्थापना हो गई, आरएसएस अपनी बातें रखना शुरू की, धीरे धीरे सांगठनिक क्षमताएं विकसित होने लगी। 1925 में स्थापित हुई आरएसएस इतना एक्सपर्टाइज तो नहीं रखती थी राजनीति में जितना कांग्रेस को था, क्योंकि कांग्रेस तो पहले से चली आ रही पार्टी थी। आरएसएस के द्वारा बहुत से ऐसे निर्णय लिए गए जो कि हिंदुओं को ध्यान में रखकर रखे जा रहे थे, यानी ऐसे निर्णय कि हिंदुओं का हित कैसे हो, इसको ध्यान में रखकर आरएसएस अपने द्वारा कार्य का संचालन कर रही थी। हेडगेवार जी के द्वारा 17 लोगों के साथ मिलकर अपने ही जगह, अपने ही घर में बैठकर के इसकी स्थापना की गई थी। धीरे धीरे इसका संघ का नामकरण हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 17 अप्रैल 1926 को इसका नामकरण हुआ, मेरे जन्म दिवस के दिन। इसके बाद में साहब धीरे धीरे यह काम और बढ़ने लगा और हेडगेवार जी को सर्वसम्मति से संघ का प्रमुख चुन लिया गया, सर संघ चालक इन्हें बना दिया गया। सर संघ चालक इस समय पर मोहन भागवत जी हैं, यानी जिस प्रकार से हेडगेवार जी उस समय थे, आज इस पूरे आरएसएस के सर संघ चालक। अब ये आरएसएस कितना बड़ा हो चुका है इसके बारे में समझिए साथियों। इस समय आरएसएस में 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिलती है, किसी को भी कोई भी अलग से फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी लोग एक जैसी यूनिफॉर्म रखते हैं, एक जैसा विचार, राष्ट्र की एकता, भारत की एकता, हिंदू राष्ट्र की स्थापना, इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं। संघ परिवार में 80 से ज्यादा समविचारी और आनुषंगिक संगठन है। बस इस बात पर ध्यान दीजिएगा, 80 से ज्यादा समविचारी यानी कि एक जैसी थॉट रखने वाले संगठन हैं। आरएसएस के अंदर संगठन हैं। दुनिया के लगभग 40 देशों में आरएसएस सक्रिय है। 56,000 से ज्यादा दैनिक शाखाएं लगती हैं। शाखाएं का मतलब है कि रोजाना लोग इकट्ठे होते हैं, बातचीत करते हैं, और यहां पर कोई भी पॉलिटिकल बात नहीं होती है। देश में जो भी चुनौतियां हैं उनकी चर्चा होना, दैनिक व्यायाम होना, राष्ट्र को कैसे एक लेकर आगे चलना है, इसकी गली चौराहे, नुक्कड़ चौराहों पर संगठन की शाखाएं लगती हैं। करीब 13,000 साप्ताहिक मंडली होती हैं, 9,000 मासिक शाखाएं, मंथ ऑन मंथ ये लोग मिलकर के चर्चाएं करते हैं। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि साहब आप गए और आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा लिया, नहीं, बस आप पहुंच गए, इस आधार पर आपकी उपस्थिति मान ली जाती है। 50 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक नियमित रूप से शाखाओं में जाते हैं। देश के हर तहसील और लगभग 55,000 गांवों में शाखाएं लग रही हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको ये जो स्ट्रेंथ है ना, इससे आपको कुछ सेंस बनेगा। असल में बीजेपी की जो असली ताकत है वो यही संघ है। संघ क्यों है? आप विचार कीजिए, 80 से ज्यादा तो संगठन है आरएसएस के पास, 1 करोड़ से ज्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं, यानी कि ये वैसे प्रशिक्षित सदस्य हैं जो कि परेड ग्राउंड के ऊपर, गणतंत्र दिवस की परेड ग्राउंड में परेड कर सकते हैं। इतने जबरदस्त तरीके से मार्च पास्ट करना, मतलब शरीर के सौष्ठव को बढ़ाने की एक्सरसाइज करना जानते हैं, पूरी तरह प्रशिक्षण प्राप्त लोग हैं और जो देश के लिए काम करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, यही जो ताकत है ना, ये बीजेपी को स्थापित करने में काम आई थी। अब आप पूछेंगे वो कैसे, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो 80 संगठन है ना, इस पर ध्यान दीजिएगा। असल मायने में क्या हुआ, जब ये आरएसएस हिंदूवादी थॉट के साथ आगे बढ़ने लगा, इसी बीच में आरएसएस वर्सेस कांग्रेस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगा, क्योंकि कांग्रेस का प्रथम प्रयास था कि कैसे अंग्रेजों को भगाया जाए और आरएसएस का प्रयास था कि कैसे हिंदुओं को लेकर एक किया जाए। हिंदुओं की एकता, केवल हिंदुओं के बारे में विचार, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम लीग जब वो काम कर रही है तो हिंदुओं के लिए कौन सा संगठन है, बस ये थॉट के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे और भारत को कैसे एक रखना है इस पर काम करते जा रहे थे। महात्मा गांधी जी के जो प्रयास थे, वो प्रयास मतलब जैसे कि आपको याद हो कि जब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा अनाउंस किया गया पाकिस्तान की मांग को लेकर के, भारत में भयंकर दंगे हुए, तो गांधी जी उपवास पर बैठ गए कि नहीं, मेरे देश के अंदर दंगे नहीं होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इन्हें साथ रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट्स पैदा होने लगी कि आप इस तरह से इनको साथ मत लीजिए, ये लोग जो हैं साथ रहना नहीं चाहते हैं। खैर, ये वैचारिक मतभेद कई बार कई जगहों पर कोट भी किए गए हैं, कोई बात नहीं। एक दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है। महात्मा गांधी जी की जब हत्या होती है तो इस हत्या को संघ से जोड़कर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि असल मायने में जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उस व्यक्ति के संबंध आरएसएस से जोड़े गए कि यह व्यक्ति आरएसएस का पहले कार्यकर्ता हुआ करता था। इसके चलते आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया। नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी जी को गोली मारी तो कहा गया कि नाथूराम गोडसे संघ के विचारों से प्रभावित है और ऐसी स्थिति में संघ को
बैन कर दिया गया। और संघ के जो सरसंघ चालक हैं, जैसे फिलहाल के लिए आज जब हम बात कर रहे हैं तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी हैं, ऐसे उस समय के सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को बंदी बना लिया गया। यह वो दौर था जिस समय आरएसएस को यह समझ में आने लगा कि हमने देश को एकीकृत करने के लिए, हिंदू को यूनिफाइड करने के लिए प्रयास तो खूब किए, लेकिन राजनीति में हमारा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। हम पर प्रतिबंध लगा तो हमारे पक्ष में खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। जब पक्ष में खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, अपनी बात रखने वाला, देश के मंच पर बात करने वाला कोई भी नहीं है, तब पहली बार आरएसएस को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमें राजनीति में आने की आवश्यकता है। हमारी एक विंग ऐसी हो जो राजनीतिक मंच पर राजनेताओं के सामने जाकर वाद विवाद करे और डिस्कस करे कि नहीं, आप गलत हैं, आप हम पर गलत आरोप लगा रहे हैं। राजनीति का अपना महत्व है, ठीक है। ऐसे ही आरएसएस को दूसरी बार जब देश में आपातकाल लगा तब बैन किया गया, और तीसरी बार जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ उस समय पर भी आरएसएस को बैन किया गया। 3 बार आरएसएस को बैन किया गया, ठीक है साहब। आरएसएस की बैन की कहानी सुनी। अब आरएसएस से बीजेपी कैसे बनी उस पर चलते हैं, और साथ ही साथ आरएसएस पर से प्रतिबंध कैसे हटे, कैसे आरएसएस को इतनी इज्जत फिर मिलना शुरू हुई, उस पर चर्चा करते हैं। बात है 1962 की, जब चीन ने धोखे से भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा सैनिकों की मदद के लिए उनको अपनी तरफ से रसद पहुंचाना, जहां जहां पीड़ित हैं उनको उपचार देना, सरहदी इलाकों में पहुंच करके सैनिकों के पास सहायता पहुंचाना, यह काम आरएसएस ने किया। मतलब सोचकर देखिए कि जिस समय सरहद पर युद्ध सैनिक लड़ रहा हो, तब आरएसएस के प्रशिक्षित कार्यकर्ता उनकी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस काम को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने नोटिस किया और ऐसा करते हुए 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया कि आप अपने द्वारा जो प्रशिक्षित शाखा के लोग हैं इन्हें लेकर आइए और इस परेड में जिस तरह से सेना परेड करती है ऐसे परेड करवाइए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 3500 से अधिक एक कॉन्टिजेंट यहां पर स्वयंसेवकों का एक यूनिफॉर्म में पहुंचा और परेड ग्राउंड में प्रॉपर तरीके से परेड की गई, यानी कि झंडे को सम्मान देते हुए। देश का यह बहुत ही खास और ऐतिहासिक क्षण था जिस समय ऐसा हुआ। फिर बात आती है बीजेपी की एंट्री कैसे हुई। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां और बता दूं, ये जो आप विवेकानंद मेमोरियल जिसकी बात कर रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री जाकर के अभी जाकर ध्यान लगाए थे, ये भी आरएसएस के द्वारा ही बनाया गया था। मतलब ये वो काम था जिस समय पर इंदिरा गांधी जी को बुला करके आरएसएस के ही एकनाथ रनाडे हुआ करते थे, जिन्होंने इस विवेकानंद शिला स्मारक का निर्माण किया था और इंदिरा गांधी जी से इसका वो करवाया था, इनॉग्रेशन कराया था। यानी कि एक तरह से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर आरएसएस को वैल्यू मिलने लगी थी, ठीक है। अब साफ आप सवाल आता है कि आरएसएस ने बीजेपी की स्थापना क्यों की। तो हुआ यह कि कैसे हम अपने आप को राजनीति में लेकर जाएं, तो इसलिए अब अपने वॉलंटियर्स में से बीजेपी की स्थापना का काम करते हैं। अब बीजेपी की स्थापना कैसे करनी है, इसके लिए क्या करें, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से सुनें। देखिए, अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे ना, तो आरएसएस के साथ जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें आप बीजेपी को सबसे ऊपर पाएंगे। यानी कि मैंने आपसे कहा ना 40 संगठन आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इनमें सबसे ऊपर आप बीजेपी को पाएंगे। कहते हैं कि जब आरएसएस बैन हुई 30 जनवरी 1948 को, जब गांधी जी को गोली लगी नाथूराम गोडसे से, तो उस समय आरएसएस के जो प्रमुख सरसंघचालक थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो यह महत्व महसूस किया गया कि अपनी बात कौन रखेगा। गोलवलकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया, आरएसएस की कोई राजनीतिक बात रखने वाला बचा ही नहीं, कोई पार्टी नहीं हमारी जो जाकर के अपनी बात रखे, राजनीतिक समर्थन दिखाए। और इसी बीच में जब यह थॉट प्रोसेस चल ही रहा था, तब एक और काम हुआ, और वो क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच शरणार्थियों की सुरक्षा को लेकर के नेहरू जी और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ। इससे नाराज होकर केंद्रीय उद्योग मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो इस्तीफा देने के बाद गोलवलकर जी से जाकर मिले। मतलब एक प्रकार से यह समझिए कि गोलवलकर जी जो कि आरएसएस प्रमुख थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक कांग्रेसी थे, इस घटना से यह दुखी होकर के कि आप पाकिस्तान से अब दोस्ती कैसे कर सकते हो जब पाकिस्तान अपने लिए धर्म के आधार पर अलग देश मांग करके चला गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। गोलवलकर और मुखर्जी ने महसूस किया कि आरएसएस को अब राजनीतिक आवाज की जरूरत है और साथ मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया।
यही कारण है कि 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघुमल गर्ल्स हाई स्कूल में जनसंघ का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष बने और संस्थापक सदस्यों में संघ प्रचारक बलराज मधोक और दीनदयाल उपाध्याय जी शामिल हुए। यानी कि यदि यह कहा जाए कि बीजेपी की स्थापना एक कांग्रेसी नेता के द्वारा हुई थी तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस छोड़कर आए और फिर उन्होंने आकर के इस पार्टी की स्थापना की जनसंघ के नाम से। अगर आप बीजेपी की वेबसाइट पर जाएंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देगा अपनी जर्नी में 1951 भारत के जनसंघ का उदय, और उस जनसंघ के उदय के अंदर आप राघोमल गर्ल्स हाई स्कूल का नाम सुनेंगे। दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा प्रथम अध्यक्षता में की गई थी। इसीलिए आपने नोटिस किया हो तो बीजेपी की बहुत सारी योजनाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम होता है या फिर दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम होता है। अगर आप लोगों ने अपने बीजेपी के 2014 से और 19 की सरकारों को नोटिस किया हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का नाम समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया कि आरएसएस की क्या कहानी है, कैसे कैसे ये काम चला। अब आरएसएस ने बीजेपी को जन्म दिया, ये आपके सामने आ गया कि भाई अब राजनीतिक चेतना विकसित करनी है। आरएसएस ने अपने बहुत सारे लोग प्रचारक बनाए कि भाई आरएसएस की बातों को सबके साथ साझा करना है। कोई व्यक्ति प्रचारक लेवल पर अगर पहुंचा है तो फिर वो शादी नहीं करेगा, शादीशुदा है तो वो परिवार के साथ नहीं रहेगा, देश के लिए समर्पित हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से रीजनल ऑर्गेनाइजर्स बनाए गए, क्षेत्रीय प्रचारक बनाए गए। मोदी जी भी आरएसएस के ऐसे ही एक संभाग स्तरीय प्रचारक हुआ करते थे 1978 में, और उन्हें काम दिया गया सूरत और वडोदरा के आरएसएस के कामकाज को संभालने का। 1979 में वो अपने आरएसएस के काम से दिल्ली आए, जहां पर उन्होंने आरएसएस का इतिहास और इमरजेंसी का काल गुजारा। इसी पूरी कहानी में जब मोदी जी आरएसएस के साथ जुड़े हुए थे, इसी कालखंड में मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना करके भेजा गया। अब देखिए बीजेपी के अंदर आज भी जो जनरल सेक्रेटरी रैंक का पद है ना, स्टेट लेवल पर या केंद्र लेवल पर, वो आरएसएस का ही होता है, आरएसएस का ही नेता वहां जाकर बैठता है। ऐसे ही मोदी जी को गुजरात में जनरल सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया। फिर जनरल सेक्रेटरी से उन्हें वहां पर सीएम बनाया गया, और सीएम बनाकर पीएम पद के लिए भी आरएसएस ने ही इनका नाम 2012 में प्रस्तावित किया कि चूंकि मोदी जी प्रचारक रहे हैं, आरएसएस के विचार जानते हैं, आरएसएस के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, इसलिए इनका नाम 2012 में राजनाथ सिंह जी के माध्यम से गोवा अधिवेशन में 2013 में बुलवाया गया। राजनाथ सिंह जी भी आरएसएस के ही कार्यकर्ता रहे हैं। तो इस तरह से आरएसएस ने अपने नेताओं से कहा कि भैया मोदी जी का नाम प्रचारित करिए। अच्छा, जिस समय इनका नाम लाइमलाइट में लाया गया था, दैट इज द टाइम ऑफ 2013। टेक्निकली अगर बात किया जाए तो आज से लगभग 11 साल पहले, यानी मोदी जी उस समय 62 साल के आसपास रहे होंगे। ये सामान्यतया इस तरह के नेताओं पर फोकस करते हैं जो कम उम्र के हों, संघ की विचारधारा, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा, देश को एक रखने की विचारधारा। एक चीज यहां पर और समझने की है, यहां पर हिंदू राष्ट्र का मतलब, अखंड भारत का मतलब समावेशी विकास है। यहां पर यह अर्थ नहीं है कि हिंदू हिंदू रहेंगे, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाए, नहीं। यहां पर विचारधारा यह भी है कि जो मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी, उनके पूर्वज भी हिंदू ही थे, वो तो माइग्रेशन, जो बाहर से आक्रांता आए उन्होंने उन्हें कन्वर्ट कर दिया। आरएसएस इस बात पर भी कई बार चर्चा कर चुका है। अखंड भारत की चर्चा में पाकिस्तान भी बोले अपना ही था, पाकिस्तान भी अपना ही था, तो बांग्लादेश भी अपना ही था, ये सब क्षेत्र अपना था। अखंड भारत हो और हिंदू राष्ट्र हो, अर्थात भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चूंकि वो यहीं की सिंधु के पार वाला हिंदू है, ठीक है ना। और यहां पर जो मुस्लिम लोग भी हैं वो कन्वर्टेड लोग हैं। वास्तविकता में जो असली आक्रांता आए थे, जिनका धर्म लोगों ने अपनाया था, वो सुदूर क्षेत्रों से आए थे, बोले उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है साहब। तो आरएसएस के द्वारा आज की राजनीति में बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बीजेपी में भेजा गया है। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी को उठा लीजिए, राजनाथ सिंह जी को उठा लीजिए, नितिन गडकरी जी, वेंकैया नायडू जी स्वर्गीय हो चुके हैं, बंदारू दत्तात्रेय, शिवराज सिंह चौहान जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मनोहर लाल खट्टर जी, ये तमाम वो नेता हैं जो आरएसएस पृष्ठभूमि से हैं और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अब एक बड़ा प्रश्न यहां पर और आता है, और वो क्या है? आरएसएस की पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन अमित शाह तो बीजेपी से हैं, वो तो आरएसएस से नहीं है। अब इसका क्या लॉजिक है? तो अब हुआ ये कि अब बीजेपी को राजनीति करने वाले लोग भी चाहिए थे। संघ की विचारधारा अपनी है, लेकिन संघ के कंडीशंस तो बहुत टाइट हैं। भाई प्रचारक लेवल का आदमी परिवार वाला ही नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न यह था कि इस संगठन को और बढ़त कैसे दी जाए। तो बीजेपी में
थॉट के साथ, यानी देश के अंदर देश की जो आइडियोलॉजी है, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उसको बढ़ाते हुए जो भी व्यक्ति इसमें आएगा उसका स्वागत है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उन लोगों को भी शामिल करने दिया जो आरएसएस से जुड़े हुए नहीं थे। इसी के चलते अमित शाह जी जैसे जो लोग हैं, इनकी एंट्री इसके अंदर हुई थी। तो बीजेपी में चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, ये वो लोग हैं जो कि आरएसएस से तो नहीं हैं, लेकिन बीजेपी की आइडियोलॉजी से हैं और ये इस समय की पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये समझ में आया कि बीजेपी आरएसएस से कितना कनेक्टेड है, बीजेपी के जन्म में आरएसएस का क्या महत्व है। आप इस तरह से सोचिए कि हां, और सोचिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस के कार्यकर्ता, बड़े वाले कार्यकर्ता थे। इसी कारण उनको प्रधानमंत्री के लिए आरएसएस ने नाम दिया। आरएसएस ये कर कैसे जाती है, उसकी जो शाखाएं हैं ना, जो प्रशिक्षित 1 करोड़ से ऊपर कार्यकर्ता हैं, वो घर घर जाकर, परिवार परिवार जाकर लोगों को बताते हैं कि इस सरकार से आपको क्या लाभ है, देश के लिए क्या अच्छा है, किस प्रकार से देश को चलना चाहिए। ये जो कार्यकर्ताओं की फौज है ना, जो अनुशासित फौज है, ये असल में बीजेपी की भी बैकबोन है, ये उनकी ताकत है।